प्रधानमंत्री की सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 सालों की लोग अपने अपने हिसाब से समीक्षा करने लगे हैं। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी 7 सालों से भी तुलना की जा रही है। ऐसी ही तुलना आइए हम आपको बताते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के आखिरी 7 साल यानी 2007 से 2014 तक का शासनकाल और मोदी सरकार का 2014 से 2021 तक का शासनकाल। तिजारत से लेकर तय सियासत के मोर्चे पर क्या हाल रहा, दोनों सरकारों का इसका हिसाब लगाते हैं। जी हां, 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन और 2020 से चल रहा किसान आंदोलन, क्या दोनों आंदोलन में किसी तरह की समानता देखी जा सकती है? अन्ना का आंदोलन मनमोहन सिंह सरकार का घोटालों के खिलाफ था, जन लोकपाल बनाने की मांग को लेकर था। इस आंदोलन से मनमोहन सिंह सरकार की खास पर बट्टा लगा था। मनमोहन सिंह सरकार की शाख पर बट्टा लगा था। कांग्रेस की छवि पूरे देश में भ्रष्ट सरकार की बनी थी, जिसका सियासी फायदा बीजेपी ने देश भर में उठाया था। साफ है कि 2014 में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह अन्ना का आंदोलन रहा, जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को और दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बैठाने में बड़ी भूमिका निभाई। मोदी सरकार को अपने शासन में 7वें साल में किसान आंदोलन से दो चार होना पड़ रहा है, जो 7वें महीने में प्रवेश कर चुका है। देश में 14 करोड़ किसान हैं और किसान का एक वर्ग कृषि संबंधी 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को लीगल राइट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। 4 महीने से दोनों के बीच बातचीत बंद है और 6-7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार को जानकार किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ महीने पहले पंजाब में 7 नगर पालिकाओं में कांग्रेस की एक तरफा बड़ी विजय को भी किसान आंदोलन का प्रसाद माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन कांग्रेस को पॉलिटिकल क्वारंटाइन से उसी तरह निकालेगा जिस तरह अन्ना आंदोलन में ने मोदी को गुजरात से बाहर ऑल इंडिया विस्तार दिया था। अब सच तो यह है कि किसान आंदोलन का असर उतना व्यापक नहीं है जितना अन्ना आंदोलन के समय था, लेकिन किसान आंदोलन कोरोना काल में हो रहा है। कोरोना काल अपने साथ आर्थिक मंदी भी लेकर आया है। यह चुनौती ज्यादा बड़ी है। वैसे आर्थिक सुस्ती का शिकार मनमोहन सिंह सरकार को भी होना पड़ा था। 2008 में दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती आई थी, तब मनमोहन सिंह ने डिमांड यानी मांग बढ़ाने पर जोर दिया था। मनरेगा के बजट में इजाफा किया था। राइट टू फूड यानी भोजन के अधिकार के तहत देश के 82 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से या गेहूं 2 रुपए किलो की दर से देना शुरू किया था। मिड डे मील योजना को 5वीं से बढ़ाकर 8वीं कक्षा तक कर दिया गया था। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने के बावजूद देश में उस अनुपात में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने नहीं दिए थे। मोदी सरकार की बात करें तो कोरोना ने आर्थिक सुस्ती को आर्थिक मंदी में बदल दिया है। विकास दर पिछले 7 सालों में माइनस में गई है। मोदी सरकार ने सप्लाई यानी आपूर्ति बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया है। इसके लिए कॉरपोरेट जगत को 1.5 लाख करोड़ की रियायतें दी गई। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 4 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के लिए रखे। इसके साथ ही मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,10,000 करोड़ कर दिया। किसान को 6,000 रुपए सालाना देना शुरू किए, लेकिन ना तो उद्योग सप्लाई बढ़ रहा है और ना ही आम आदमी जेब का पैसा खर्च कर मांग बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। कुल मिलाकर विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्टाचार ले डूबा था। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा उछाला था, लेकिन वो नारा खोटा सिक्का साबित हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला। इन घोटालों की गूंज से मनमोहन सिंह सरकार उबर ही नहीं पाई। उस पर विदेशों में जमा काले धन का मसला
हालात ये थी कि मनमोहन सिंह सरकार की साख को बचाने के बजाय कोशिशें यही हो रही थी कि इसकी आंच सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नहीं आए। इस बीच मनमोहन सिंह ने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया, यहां तक इसे लिए अपनी सरकार भी दांव पर लगाती थी। इस समझौते के बाद ही अमेरिका ने भारत पर पूरी तरह यकीन करना शुरू कर दिया था। यूरोपियन यूनियन से भी हमारे संबंध प्रगाढ़ हुए। अमेरिका और अन्य देशों से नए आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रिश्ते बने, लेकिन इन पर छा गया घोटाला का साया और बीजेपी का प्रचार। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक बेहतर, ईमानदार, राष्ट्रभक्त प्रधान सेवक की रही है, जो दिन में 20 घंटे काम करता है। पॉलिसी पैरालिसिस की जगह इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर रहा। वहीं गवर्नमेंट हैज ने बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नर्स जैसे नए नए इजाद हुए। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। सरकारी उपक्रम में विनिवेश के साथ साथ उन्हें बेच डालने की पहल की गई। इसमें एयर इंडिया से लेकर बीपीसीएल तक शामिल रहे। रेलवे ने भी निजीकरण की बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई। यानी मोदी सरकार के संदेह दिए कि वो तिजारत और सियासत के संगम को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए माना जाता है कि वो 24/7 राजनीति करते हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव को पूरी संजीदगी से लेते हैं। वहीं सरकार के हर फैसले पर जनता की मोहर चुनाव के जरिए लगाने में यकीन रखते हैं। चाहे नोटबंदी के बाद की विधानसभा चुनावों में जीत हो या जीएसटी के बाद की विजय, बीजेपी ने हमेशा इसी तर्क को सामने रखा है। यही वजह है कि बीजेपी मोदी सरकार के सत्ता में पहले साल के समय 7 राज्यों में थी। वहीं बीजेपी 7वें साल में अपने सहयोगियों के साथ 17 राज्यों में राज कर रही है। लोकसभा में अपने दम पर 300 से ज्यादा सांसद उसके पास हैं और राज्यसभा में उससे पहली बार कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विधानसभा चुनाव के समय बड़ी संख्या में रैलियां करते हैं और उनके चेहरे को ही सामने रखकर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। अब इतना भारी बहुमत होने का फायदा क्या देश को 7 सालों में मिला? क्या बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार हुए? क्या संघ के एजेंडे पर मोदी सरकार के 7 साल खरे उतरे? मनमोहन सिंह मिलीजुली सरकार की मजबूरियों के बीच आर्थिक सुधार की कोशिशें करते रहे। एक तरफ योजना आयोग की मदद ली और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की राष्ट्रीय परामर्श परिषद NAC की सलाह। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई। सोनिया गांधी की NAC का असर इतना ज्यादा था कि कहा जाने लगा था कि मनमोहन सिंह सरकार तो दरअसल झोला छाप लोग ही चला रहे हैं। झोला छाप यानी स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग। खैर, GST पर सभी राज्यों को एक मंच पर लाने की असफल कोशिशें हुई। पेट्रोल और डीजल के रेट डीलिंग किए गए। भोजन के अधिकार और मनरेगा के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान डालने के प्रयास हुए। मनरेगा को ग्रामीण इलाकों में गरीबी उन्मूलन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया गया। 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला गया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।